हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डीपीएसपी हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बाद निदेशक तत्व जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, और जैसे ठीक है डीपीएसपी ये कहाँ पर है, संविधान के भाग 4 पे है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 पर। और जो इसका सोर्स है वो आयरलैंड है। ठीक है, इतनी चीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, भाग 4 आर्टिकल कौन से हैं और किस देश से लिया गया है। अब देखिए बाकी इससे आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्व को विशेषता वाला बताया है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक संविधान की आत्मा और दर्शन है। ऐसा किसने बोला है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा, ठीक है, ये कहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। ज़्यादातर पीसीएस और यूपीएससी लेवल में यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, संविधान में आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और संशोधन अमेंडमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 36 क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा बताता है। ठीक है, स्टेट क्या किसे कहते हैं और स्टेट की डेफिनेशन पहले हमने फंडामेंटल राइट्स में भी देख ली थी, तो वही डेफिनेशन यहाँ भी बताई गई स्टेट क्या है। ठीक है, अब चलते हैं 37 आर्टिकल 37 क्या बोलता है, इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। ठीक है, आर्टिकल 37 में ये दिया गया है। आर्टिकल 38 बोलता है राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, तो ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो भारत जो है वो समाजवादी की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। ठीक है, इसके अलावा देखिए आर्टिकल 39 का ए ये बाद में जोड़ा गया, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, सभी को समान न्यायी राज्य प्रोवाइड कराएगा और निःशुल्क लीगल हेल्प जो उसे मिलेगी वो उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है, और इसी के आधार पर देखा होगा आपने जिला विधिक जो ये न्यायालय होते हैं, ठीक है, अधिग्रहण होते हैं, ट्रिब्यूनल डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होते हैं, राज्य में भी होते हैं। ठीक है, एक सेंट्रल लेवल में भी होता है, तो इसी के आधार पर वो बनाए गए हैं। ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि जो लोग नहीं मतलब अपने अधिकार नहीं जानते, ठीक है, और उनके पास पैसे नहीं होते, ठीक है, वकील को अपने वकील चुनने के लिए या वकील को फीस देने के लिए, तो उनको निःशुल्क वहाँ पर कानूनी सहायता दी जाती है, उनको वकील प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 39A। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना कि आर्टिकल जो 40 है वो ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ मामलों में काम करने का अधिकार या सार्वजनिक सहायता। ठीक है, आपने देखा होगा मनरेगा जो है, ठीक है, मनरेगा जो चलाया जाता है राज्य सरकार द्वारा, हालांकि ये सेंटर की एक स्कीम है। तो ऐसी बहुत से कुछ मामलों में अधिकार होता है, जैसे कोई खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य करे तो उसे राज्य सरकार क्या करती है, नौकरी दे देती है। तो वो इसी आर्टिकल 41 के तहत ऐसा करती है। ठीक है, कुछ मामलों में काम का अधिकार मिल जाता है। आर्टिकल जो 42 है क्या है, न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता
के लिए प्रावधान, ठीक है। इसमें 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 कट गया शायद आर्टिकल 42, तो आप लिख लीजिए न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, ठीक है। और देखिए आर्टिकल जो 43 है वो है कर्मचारियों के निर्वाह वेतन आदि, ठीक है। देखिए इसके अलावा देखिए आर्टिकल 43 का ए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। और आर्टिकल 43 का बी जो है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ठीक है। और आर्टिकल 44 अभी चर्चाओं में चल रहा है, ठीक है। ये बात करते हैं नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी उत्तराखंड में चल रही है और मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव से पहले अपना जो घोषणा पत्र में भी ये चीज़ मेंशन की थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है, ठीक है। कमेटी अभी उसकी बनने वाली है, ठीक है। वो ड्राफ्ट तैयार करेगी, फिर उसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस तरीके से तब जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में भी लग पाएगा। देखिए उन आर्टिकल 45 देखिए, बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, ठीक है। इसे संशोधित किया गया जिसमें बोला गया सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य करवाएगा, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो जरूरी नहीं कि वो राज्य ऐसा करे, ठीक है। ये राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, ठीक है, उस हिसाब से यह निर्णय लिया जाता है, ठीक है। मतलब अगर ना ये नीति निर्देशक तत्व अगर आपके जो भी नीति निर्देशक तत्व दिए हैं संविधान में वो अगर राज्य नहीं करवा रहा है उसके अनुसार कोई भी कार्य, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये मतलब आप इसके उल्लंघन पर कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये मूल अधिकार से पूरी तरह से विपरीत है, ठीक है। मूल अधिकार के उल्लंघन पर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। गैर न्यायोचित है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसको आप लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये राज्य पर डिपेंड करता है, जैसा वो चाहेगा उस हिसाब से इनको नज़र में रख के वो अपने और वहाँ की वित्तीय अगर स्थिति अगर अच्छी है तो वो उस हिसाब से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करेगा, ठीक है। आर्टिकल 46 किसकी बात करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या कमज़ोर वर्गों के लिए शैक्षिक तथा आर्थिक हितों में बढ़ावा देना, मतलब SC ST और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होते हैं, ठीक है, उनको उनके आर्थिक हितों में बढ़ावा देना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 47 बोलता है आर्टिकल पोषाहार का स्तर बढ़ाने व जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का ये कर्तव्य, ठीक है। इसके अलावा देखिए 38 में क्या है, कृषि और पशुपालन का संगठन, ठीक है। किसी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य क्या करेगा, नीतियाँ बनाएगा उस हिसाब से। तो अब 48 आर्टिकल 48 के अंतर्गत है। देखिए 48A ये भी संशोधन से जोड़ा गया है, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा अभी समय समय पर राज्य नई नई नीतियाँ लागू करता है, ठीक है। वो इसी के तहत करता है, जैसा सुरक्षा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए या पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्हें उसे जरूरी लगता है वो उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। आर्टिकल 49 बोलता है, सॉरी, स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव, ठीक है। ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है, पृथक्करण की बात करता है, ठीक है, कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से अलग है। और आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को क्या है प्रोत्साहन देना, इसकी बात करता है।
तो ये थे हमारे टोटल जितने भी आर्टिकल थे 36 से 51 तक, ठीक है। भाग 4 में डीएस डीपीएसपी के तहत, ठीक है। अब देखिए कुछ जो है नीति निर्देशक तत्व पहले से थे, ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तब से, और कुछ को क्या करा बाद में संशोधन के तहत जोड़ा गया, जैसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से क्या डीपीएसपी की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इसमें आर्टिकल 39 का ए, आर्टिकल 43 का ए और आर्टिकल 48 का ए, ये चारों जोड़े गए। तो आपको ये भी याद करना है, ठीक है, कौन जोड़े गए आर्टिकल और किस संशोधन के तहत। देखिए 44वें संशोधन के तहत 1978 में क्या एक तत्व जोड़ा गया, आर्टिकल 38। देखिए इसके अलावा देखिए 86वां जो संशोधन अधिनियम 2002 में क्या जोड़ा गया, इसमें आर्टिकल 45 की विषय वस्तु को संशोधित किया गया, ठीक है। मतलब पहले से ही था वो आर्टिकल 45, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन किया गया। और आर्टिकल 21 का क के तहत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया, ये तो आपको पता है। इसके अलावा देखिए सहकारी समिति जो जोड़ी गई वो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत आर्टिकल 43 का 20 में जोड़ा गया। तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब देख लेते हैं कि जब संविधान निर्माण हो रहा था तो बहुत से जो विद्वान थे उनके अपने कथन थे डीपीएसपी को लेके। तो केटी साहा ने बोला है राज्य नीति निर्देशक तत्व को आंतरिक कर्मकांडी, ठीक है, आंतरिक कर्मकांडी बताया। और जो डीपीएसपी की तुलना करी है कि ऐसा चेक जो बैंक में है और उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। तो ये बोला है केटी साहा ने, और ये कथन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। और टीटी कृष्णमाचारी जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे दूसरे, उन्होंने बोला है ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर है, ठीक है। डीपीएसपी को क्या बोला है, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर है। और आइवर जेनिंग्स ने बोला है इसे कर्मकांडी आकांक्षा, ठीक है। ये तीनों कथन आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए अब हम थोड़ा टुल लेते हैं, ठीक है, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व में थोड़ा सा तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए मूल अधिकार भाग 3 में है 12 से 35, और निर्देशक तत्व भाग 4 में है 36 से 51, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं और निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखिए ये नकारात्मक है, जैसा कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन निर्देशक तो सकारात्मक है, ठीक है। तो राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। अब मूल अधिकार देखिए न्यायोचित है, ठीक है, इनके हनन होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं इन्हें लागू करवाने के लिए। लेकिन निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित, मतलब इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। मूल अधिकार का उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है, जबकि निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए ये कानूनी रूप से मान्य होते हैं मूल अधिकार, जबकि निर्देशक तत्व जो होते हैं इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। पांचवा कह रहा है मूल अधिकार, देखिए ये व्यक्तिगत कल्याण के को प्रोत्साहन देते हैं, इस प्रकार ये व्यक्तिक है, ठीक है, इंडिविजुअल है। लेकिन जो निर्देशक तत्व हैं वो समुदाय के कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस तरह से ये क्या है, समाजवादी है, मतलब ठीक है, इसमें सभी का भला देखा जाता है, ठीक है, कुछ वर्गों का नहीं, ठीक है, या कुछ व्यक्ति का नहीं। देखिए इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू होते हैं मूल अधिकार। जबकि देखिए निर्देशक तत्व क्या है, जब राज्य कोई कानून बनाता है तो उनको निर्देशक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को ध्यान में रख के वो कानून बनाता है, तो यह स्वतः लागू नहीं होते, ठीक है। अब देखिए सातवां है न्यायालय इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, ठीक है। लेकिन निर्देशक तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता, ठीक है। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है
कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, तो ये है पूरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हमने भाग 4 जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ठीक है, धन्यवाद।